हेलो एंड वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। जो हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर बना रखा है उसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, IUPAC तथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उन यौगिकों को कहते हैं जिनमें कि COOH ग्रुप पाया जाता है और ये 4 प्रकार के होते हैं: मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कंपाउंड्स वह कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि एक COOH ग्रुप पाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RCOOH। यहाँ जो R है वह हाइड्रोजन हो सकता है या फिर कोई एल्काइल हो सकता है। एल्काइल आप जानते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। यहाँ पर जो N की वैल्यू होती है वो 1, 2, 3, 4 हो सकती है। यदि मैं यहाँ पर N की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे CH3 प्राप्त होगा। N का मान 2 रखता हूँ तो C2H5, N का मान 3 रखता हूँ तो C3H7। इस प्रकार मैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों की एक सजातीय श्रेणी प्राप्त कर सकता हूँ, जिसको कि हम अंग्रेजी में होमोलोगस सीरीज कहते हैं। HCOOH या फिर CH3COOH या फिर C2H5 COOH, C3H7 COOH। इसके और भी अनेक सदस्य बन सकते हैं। यह जो HCOOH है इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड एकमात्र ऐसा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक है जिसमें कि एल्काइल पोर्शन नहीं है। बाकी सारे जितने भी आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हैं सब में एल्काइल पोर्शन है। ये CH3 या C2H5 या C3H7। RCOOH को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक होंगे उनके 2 हिस्से हैं। एक उनका ये एल्काइल पोर्शन है और एक उनका ये COOH पोर्शन है। तो यहाँ पर एक बात हमको स्पष्ट हो गई कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक या तो एल्काइल समूह की अभिक्रिया देंगे या फिर COOH समूह की अभिक्रिया देंगे। यदि मैं COOH समूह की बात करूं तो COOH समूह इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। यहाँ पर भी 2 इसके भाग हो गए, या तो ये कार्बोनाइल समूह की अभिक्रिया देगा या फिर OH समूह अर्थात एल्कोहल समूह की अभिक्रिया देगा। तो इस प्रकार में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों के रासायनिक गुणों को 5 भागों में बांट सकता हूं। देखिएगा, मैं पहले भी पीछे वीडियो लेक्चर में कह चुका हूं कि शब्दों की इंपॉर्टेंस है। आप शब्दों को ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में शब्द बहुत मिलते जुलते होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोनाइल क्या होता है, हाइड्रोक्साइल क्या होता है, एल्काइल, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या होते हैं। इन शब्दों पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। और ये ज्यादा शब्द नहीं है, मुश्किल से लगभग 10 शब्द होंगे जो एक जैसे हैं। अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। और यदि आपको इन शब्दों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप इन शब्दों को नहीं जानते हैं, इन शब्दों के बारे में फैमिलियर नहीं है, तो वही केमिस्ट्री आपको जो है वो कठिन प्रतीत होगी। तो यहाँ पर जो COOH ग्रुप होता है इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं और ये जो COOH ग्रुप होता है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं। ये जो R है इसको हम एल्काइल कहते हैं। एल्काइल क्या होते हैं? एल्केन के वह हिस्से जिनमें से हाइड्रोजन हटा दिया जाता है तो एल्काइल प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एल्केन क्या होते हैं। एल्केन वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है और इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। उनको हम एल्केन कहते हैं। तो एल्केन में से यानी कि CnH2n+2 में से यदि हाइड्रोजन हटा दें यानी हमको प्राप्त हुआ CnH2n+1 जिसको हम एल्काइल कहते हैं।
तो जो COOH ग्रुप यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक होते हैं उनको हम इस प्रकार से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो एल्काइल पोर्शन की अभिक्रिया देंगे, या वो COOH ग्रुप की अभिक्रिया देंगे, या वो कार्बोनाइल समूह की अभिक्रिया देंगे, या फिर वो OH समूह अर्थात एल्कोहल समूह की अभिक्रिया देंगे। और एक रिएक्शन होंगी जो कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के यौगिकों द्वारा दी जाएंगी, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं, जो कि बेंजीन न्यूक्लियस रखने वाले यौगिक देते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कार्बोक्सिलिक समूह यौगिकों की अभिक्रियाओं को, या हम ऐसा बोले हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल समूह यौगिकों की अभिक्रियाओं को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की रासायनिक गुण पढ़ने की जो की फैक्टर है वो मैंने यहाँ पे सामने लिख रखा है। हम इसी पैटर्न पर आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक 5 प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं। वह अभिक्रियाएं जिनमें कि OH बॉन्ड टूटता है, O और H के बीच बनने वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो निश्चित ही ये अम्लीय अभिक्रियाएं होंगी। यदि मैं इस प्रकार से लिखूं COOH, तो ये अपने हाइड्रोजन को रिलीज कर देंगे, और जब हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है प्रोटॉन के रूप में तो वह अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है। तो COOH समूह के यौगिक अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इनको हम काफी डिटेल से हम इनकी स्टडी करेंगे। दूसरी कैटेगरी में वह अभिक्रियाएं आएंगी जिसमें कि COH बॉन्ड टूट जाता है। तीसरी कैटेगरी में वह अभिक्रियाएं आएंगी जो COOH ग्रुप की अभिक्रियाएं होंगी। चौथी कैटेगरी में एल्काइल समूह की अभिक्रियाएं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH सूत्र प्रदर्शित करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये एल्काइल पोर्शन है, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये वाला जो CH3 है ये एल्काइल कहलाएगा, या इसको हम मिथाइल बोलेंगे। इसकी कुछ अभिक्रियाएं होंगी। और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनको हम बेंजीन न्यूक्लियस कंटेनिंग कंपाउंड्स के रूप में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जहां पर बेंजीन न्यूक्लियस पाया जाता है वह 4 प्रकार की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अवश्य देता है: नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन और फीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो ये कुल मिलाकर के 5 कैटेगरी में हम कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे, और यही हमारा की फैक्टर है। इसी को हम आगे को लेकर के बढ़ेंगे। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में उतारिएगा, और इसी को आप अपने माइंड में रखिएगा कि हम कहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं का मतलब हम कौन से कैटेगरी की रिएक्शंस की स्टडी कर रहे हैं। तो आइए 1 बाय 1 इनको हम स्टडी करते हैं। देखिए, जब हम इस कैटेगरी की रिएक्शंस समझेंगे तो हमको 2-3 बातें हमारे कॉन्सेप्ट में क्लियर होनी चाहिए, जो कि हमने 11th में पढ़ी होंगी कि पीएच वैल्यू क्या होती है, अम्ल का आयनन स्थिरांक क्या होता है, pKa क्या होता है। ये सब बातें मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। यही अगर आपको समझ में आएगा तभी आपको इस टॉपिक की रिएक्शन समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मैं पीएच स्केल की बात कर लेता हूं। पीएच स्केल 0 से लेकर के 14 तक का एक पैमाना होता है। यदि पीएच 7 आती है तो ऐसा द्रव उदासीन होता है, और यदि पीएच 7 से अधिक आती है तो ऐसा द्रव क्षारीय होता है, और यदि पीएच 7 से कम आती है तो ऐसा पदार्थ या द्रव अम्लीय होता है। इसको पीएच स्केल बोलते हैं, पीएच पैमाना। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया। अब इसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है कि पीएच की वैल्यू अगर 7 से जितनी अधिक कम होगी, ध्यान दीजिएगा, पीएच का मान 7 से जितना ज्यादा कम होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। मान लीजिए यदि किसी पदार्थ की पीएच 1 आती है और यदि किसी पदार्थ की पीएच 5 आती है, तो एक पीएच रखने वाला पदार्थ 5 पीएच रखने वाले पदार्थ की तुलना में अधिक अम्लीय होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि पीएच आती है 1 और पीएच होती है 5, अगर हम इनमें से पूछे कौन सा अधिक अम्लीय है तो वह पदार्थ जिसकी पीएच ज्यादा कम है वह अधिक अम्लीय होगा। और यदि हम दूसरी साइड की बात करें
7 से अधिक और 14 के बराबर यदि किसी पदार्थ की पीएच आती है, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन जब इतनी बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लेते हैं। तो अगर पीएच आती है किसी पदार्थ की 13 और किसी पदार्थ की पीएच आती है मान लीजिए 8, तो जिसकी पीएच ज्यादा होगी वह अधिक क्षारीय होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मैं फिर से आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। जिस पदार्थ की पीएच जितनी कम होती है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है, और जिस पदार्थ की पीएच जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक क्षारीय होता है। तो एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 7 से अधिक वाले ही पदार्थ क्षारीय होते हैं और 7 से कम पीएच वाले पदार्थ ही अम्लीय होते हैं। या मैं ऐसे बोल दूं कि जिन वस्तुओं की या जिन पदार्थों की या जिन द्रव्यों की पीएच किनारे पर होगी, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वह अधिक अम्लीय होंगे। ऐसे ही मैं क्षारीय पदार्थों के बारे में कह सकता हूं कि जिन पदार्थों की पीएच किनारे पर होगी, 14 हो या 13 हो या 12 हो या 11 हो, वह अधिक क्षारीय होंगे। और 7 के आसपास वाले जिनकी पीएच होगी वह कम अम्लीय या कम क्षारीय होंगे। हमें तो यहाँ पर अम्लीय लक्षण की बात करनी है, तो 7 से कम ही पीएच होगी और जिसकी पीएच जितनी ज्यादा कम होगी वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए। अब दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट द्रवनुपाती क्रिया नियम अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शंस है, जो कि हम 11th में अपना क्लियर करते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक होते हैं वह जल में इस प्रकार से आयनित हो जाते हैं, RCOO आयन प्लस H3O आयन। अब यदि मैं यहाँ पर द्रवनुपाती क्रिया का नियम अप्लाई करूं तो आयनन स्थिरांक बराबर RCOO आयन का सक्रिय द्रव्यमान H3O आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन RCOOH का सक्रिय द्रव्यमान और H2O का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पर जो K है वह आयनन स्थिरांक है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होगी। अभी यहाँ पर जो जल है इसकी सांद्रता भी फिक्स होती है, ये भी एक स्थिरांक है। इन दोनों की मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूं, K इंटू H2O का सक्रिय द्रव्यमान बराबर RCOO आयन का सक्रिय द्रव्यमान H3O आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन RCOOH का सक्रिय द्रव्यमान। यहाँ पे K आयनन स्थिरांक है और H2O जल की सांद्रता है, दोनों ही कांस्टेंट है। तो मैं इसके स्थान पर एक नया कांस्टेंट लगा देता हूं, A का मतलब है यहाँ पर अम्ल का आयनन स्थिरांक, RCOO आयन का सक्रिय द्रव्यमान, H3O आयन का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन RCOOH का सक्रिय द्रव्यमान। Ka बराबर अम्ल का आयनन स्थिरांक। जिस अम्ल का आयनन स्थिरांक जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस जल का आयनन स्थिरांक जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करेगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने सामने बोर्ड पर भी लिख रखा है, जिस अम्ल का आयनन स्थिरांक Ka जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो कुछ अम्ल के आयनन स्थिरांक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे कि HCOOH, इसका आयनन स्थिरांक 17.7 × 10⁻⁵ है। CH3COOH, इसका आयनन स्थिरांक 1.75 × 10⁻⁵ है। CH3CH2COOH, इसका आयनन स्थिरांक 1.3 × 10⁻⁵ है। यदि हम इन तीनों के आयनन स्थिरांक की बात करें तो सबसे अधिक आयनन स्थिरांक HCOOH का है, तो वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि
अम्लों की अम्लता आयन स्थिरांक के सेंस में क्यों नहीं बोली जाती है? आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने भी यहां पर बोल दिया कि HCOOH अधिक अम्लीय होगा क्योंकि उसका आयन स्थिरांक ज्यादा है। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं। यह प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों है कि अम्लों की अम्लता को आयन स्थिरांक के सेंस में क्यों नहीं बोला जाता? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये बहुत कम मान के होते हैं। 10 की घात माइनस के 5, 10 की घात माइनस के 5, ये बहुत छोटी वैल्यू है। इनको इस प्रकार से बोलना थोड़ा असुविधाजनक होता है, तो इनको हम पीएच के सेंस में बोल देते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये अम्ल के आयन स्थिरांक है, तो हम इनको pKa के रूप में बोलेंगे और तुलना करना इनकी आसान होगा। तो सामने लिखे हुए आंकड़े देख करके आप स्वयं समझ जाएंगे कि pKa के सेंस में बोलना ज्यादा सुविधाजनक होता है। अगर मैं HCOOH का pH देखूं या pKa देखूं तो वह 3.75 है और CH3COOH का pKa 4.76 है और CH3CH2COOH का pKa 4.88 है। तो जिसका pKa जितना कम होगा वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। तो यहाँ पर HCOOH की अम्लता अधिक है और सबसे कम अम्लीय CH3CH2COOH है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। यदि आपको कोई भी चीज़ समझने में कठिनाई आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा और शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको ये समझाया कि जो अम्लों की अम्लता होती है वो आयन स्थिरांक के रूप में व्यक्त करना थोड़ा असुविधाजनक है क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है। 10 की घात माइनस के 5, 10 की घात माइनस के 5। अभी आप आगे और अम्लों के बारे में बात करेंगे तो उनकी वैल्यू और भी कम आएंगी। तो अम्लों के आयन स्थिरांक के रूप में अम्लों की अम्लता की तुलना करना थोड़ा सा असुविधाजनक है, तो हम इसको pKa के रूप में कंपेयर कर लेते हैं। जिसका pKa जितना कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। ये Ka को pKa के रूप में किस प्रकार से चेंज करते हैं ये हम 11th में समझ करके आए हैं। वहां पर हमने इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स किए हैं कि यदि किसी अम्ल का आयन स्थिरांक 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 5 होता है तो उसकी पीएच वैल्यू ज्ञात कीजिए। वहां पर हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं। यहाँ पर तो आप बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही ध्यान रखिएगा कि जिस अम्ल का आयन स्थिरांक जितना अधिक होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा और जिस अम्ल का pKa जितना कम होगा वह उतना अधिक अम्लीय होगा। थोड़े से और यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर और लिख दिए हैं। एसिटिक एसिड के क्लोरो डेरिवेटिव बनाए हैं मैंने। ये मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है, इसका Ka 13.6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 है। ये डाई क्लोरो डेरिवेटिव है, इसका Ka 55.3 गुणा 10 की घात माइनस के 5 है। यदि मैं इन दोनों की अम्लता की तुलना करूं Ka के अनुसार तो जो डाई क्लोरो डेरिवेटिव है वह अधिक अम्लीय होगा और आप देख सकते हैं कि उसका pKa उतना ही कम है। इस प्रकार से ये ट्राई क्लोरो डेरिवेटिव है, इसका जो Ka है और अधिक है 23.2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 और उसका pKa और ज्यादा कम है 0.64। आगे हम डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिलहाल आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा कि जिस अम्ल का Ka जितना अधिक होता है वह उतना अधिक अम्लीय होता है, या फिर हम इसको रिवर्स करके बोल सकते हैं जिस अम्ल का pKa जितना कम होता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं वह समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक होते हैं वह अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वह जल में अपने हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में त्याग देते हैं और अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उनकी अम्लता एल्काइल पोर्शन के बढ़ते जाने पर कम होती चली जाती है। जैसे HCOOH की अम्लता अधिक है और CH3COOH की अम्लता उससे कम है और CH3CH2CH2COOH की अम्लता
और उससे कम होती चली आ रही है। तो जितने एल्काइल पोर्शन इंक्रीज होते जाएंगे अम्लता घटती जाएगी, या फिर क्लोरो डेरिवेटिव जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अम्लता बढ़ती जाएगी। हम डिटेल से आगे इनकी स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे केवल मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे रिपीट कर दूं। मैं यहाँ पे ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वह जल में प्रोटॉन निकाल देते हैं, त्याग देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वह जल में प्रोटॉन त्याग देते हैं। और हमको यहाँ पर कार्बोक्सिलिक आयन मिलता है। कार्बोक्सिलिक आयन इस प्रकार से अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। ये दो अनुनादी संरचनाओं के रूप में रहता है और स्थायी हो जाता है। क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है और स्थायी हो जाता है, और इस प्रकार जो भी प्रोटॉन मिलता है वह उससे अभिक्रिया नहीं कर पाता। तो जलीय विलयन में प्रोटॉन शेष रहता है जो कि अम्लीय लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय होते हैं। अम्लीय क्यों होते हैं? क्योंकि जल में डालने पर ये एच आयन त्याग देते हैं और अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एच आयन त्यागने के उपरांत कार्बोक्सिलिक आयन मिलता है जो कि निम्नलिखित अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं हैं। पीछे भी हम स्ट्रक्चर में इनको स्पष्ट कर चुके हैं। इन पर ये लोन पेयर हैं। क्योंकि ये दो अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है और स्थायी हो जाता है। स्थायी हो जाने के कारण प्रोटॉन से अभिक्रिया नहीं कर पाता, या जलीय विलयन में प्रोटॉन शेष रहते हैं, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो अब तक के डिस्कशन में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं, और जैसे जैसे एल्काइल पोर्शन बढ़ते चले जाते हैं उनकी अम्लीय लक्षण घटता चला जाता है। इसको हम Ka या pKa के सेंस में स्पष्ट कर सकते हैं। तो सामने आप टॉपिक लिखा हुआ देख सकते हैं, RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा ROH एल्कोहल की अम्लता की तुलना हमको करनी है। RCOOH जल में डालने पर इस प्रकार से विलीन होता है और हमको कार्बोक्सिलेट आयन और प्रोटॉन देता है, जबकि जो ROH है एल्कोहल है वह भी जल में डालने पर एल्कोहलेट आयन में और प्रोटॉन में आयनित हो जाता है। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि RCOOH और ROH में से कौन अधिक अम्लीय है। तो आप देखेंगे कि RCOOH को जब हम जल में डालते हैं तो हमको कार्बोक्सिलेट आयन मिलते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन इस प्रकार से रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रदर्शित करते हैं और स्थायी हो जाते हैं। ये दो रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट आयन प्रदर्शित करते हैं और स्थिर हो जाते हैं, जबकि एल्कोहलेट आयन कोई भी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रदर्शित नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक आयन जो है वो स्टेबल है, जबकि एल्कोहलेट आयन क्योंकि कोई भी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रदर्शित नहीं करता है तो वह स्थायी नहीं है। जब एल्कोहलेट आयन स्थायी नहीं है तो ये प्रोटॉन से अभिक्रिया कर जाएगा और एल्कोहल के जलीय विलयन में प्रोटॉन मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होगा। जब प्रोटॉन यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा तो एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के जलीय विलयन में कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक आयन रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रदर्शित करेगा और स्थायी हो जाएगा। स्थायी हो जाने के कारण ये जल में उपस्थित प्रोटॉन से अभिक्रिया नहीं करेगा, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल के जलीय विलयन में प्रोटॉन उपस्थित रहेगा, और जब प्रोटॉन उपस्थित रहेगा तो कार्बोक्सिलिक आयन अम्लीय लक्षण अधिक प्रदर्शित करेंगे, जबकि एल्कोहल अम्लीय लक्षण कम प्रदर्शित करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि RCOOH अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक एल्कोहल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं, और सिर्फ इसका एक ही कारण है कि कार्बोक्सिलेट आयन अनुनादी संरचना प्रदर्शित करते हैं, एल्कोहलेट आयन अनुनादी संरचना प्रदर्शित नहीं करते। मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्बोक्सिलिक आयन की तुलना में एल्कोहल कम अम्लीय लक्षण प्रदर्शित
करते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनॉल में कौन अधिक अम्लीय है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक आयन है वह कार्बोक्सिलेट आयन में और प्रोटॉन में टूट जाते हैं, और कार्बोक्सिलेट आयन इस प्रकार से अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है और स्टेबल हो जाता है। और चूंकि ये स्टेबल हो जाता है और प्रोटॉन से अभिक्रिया नहीं कर पाता, ये का मतलब है कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल हो जाता है और प्रोटॉन से अभिक्रिया नहीं कर पाता, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही हम फिनॉल के साथ कह सकते हैं। फिनॉल जल में आयनित होकर के फिनोलेट आयन देता है और प्रोटॉन देता है। फिनोलेट आयन अनेक अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। तो हम पहले ये समझने का प्रयास करेंगे कि फिनोलेट आयन की कौन कौन सी अनुनादी संरचनाएं होती हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो फिनोलेट आयन है ये 5 यूनिटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसमें आप ये देखेंगे कि जो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर है, इसमें नेगेटिव चार्ज बेंजीन न्यूक्लियस पर शिफ्ट हो जाता है। और बेंजीन न्यूक्लियस का जो कार्बन है चूंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो स्टेबिलिटी में सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर का ज्यादा योगदान नहीं होता। जबकि जो पहली और 5वीं संरचना है उसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन परमाणु पर है, और ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, इसलिए वह फिनोलेट आयन के स्टेबिलिटी में अधिक योगदान करते हैं। तो यहाँ पर जो 1 से लेकर 5 संरचनाएं हैं उनमें पहली और 5वीं संरचना महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप पहली और 5वीं संरचना को देखेंगे तो वहां पर आप ये पाएंगे कि पहली और 5वीं संरचना में बेंजीन न्यूक्लियस के जो डबल बॉन्ड हैं वो विस्थानीकृत हो गए हैं, डीलोकेलाइज हो गए हैं, अपने स्थान से वह हट गए हैं। आप खुद ही जज कीजिएगा फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर्स में। तो चूंकि यहाँ पर बेंजीन न्यूक्लियस के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज हो गए हैं, विस्थानीकृत हो गए हैं, तो उनकी इस रिएक्शन पर यानी कि फिनोलेट आयन और प्रोटॉन की स्टेबिलिटी पर उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की स्ट्रक्चर्स को देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है और वह ऑक्सीजन परमाणु पर ही रहता है। अतः कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी में इन दोनों स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान है। जबकि अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर्स हैं उनमें नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है और वह कार्बन परमाणु पर शिफ्ट हो रहा है। ये कार्बन परमाणु, ये भी कार्बन परमाणु और ये भी कार्बन परमाणु। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन स्ट्रक्चर का ज्यादा योगदान नहीं है, जबकि फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर का योगदान इस कारण से कम हो गया कि पाई इलेक्ट्रॉन ही जो है वो डीलोकेलाइज हो गए। हालांकि ऑक्सीजन पर ही नेगेटिव चार्ज है, लेकिन चूंकि ये बेंजीन न्यूक्लियस के पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहे हैं तो इनका अधिक योगदान नहीं है। जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पर ही रहता है और नेगेटिव चार्ज ही डीलोकेलाइज अर्थात विस्थानीकृत होता है। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये फिनोलेट आयन की तुलना में अधिक स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। जब ये अधिक स्टेबल है तो विलयन में प्रोटॉन इस कार्बोक्सिलेट आयन से रिएक्शन नहीं करेगा और विलयन में प्रोटॉन शेष रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबल हो जाने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। यदि आपको कुछ कठिनाई या परेशानी आ रही हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। और जैसा मैं कहता रहता हूँ, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फाइनली आपको फिर से बता दूं, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिनोलेट आयन है उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर जो बनती है उसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन परमाणु पर डीलोकेलाइज हो जाता है और कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो उनका अधिक योगदान स्टेबिलिटी में नहीं होता है। जबकि फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज तो अपने स्थान पर रहता है, लेकिन बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह डीलोकेलाइज हो जाते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी का अधिक योगदान नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के फिनोलेट आयन
अधिक स्टेबल नहीं होगा, और जब फिनोलेट आयन अधिक स्टेबल नहीं होगा तो विलयन में ऊपर से प्रोटॉन से अभिक्रिया कर जाएगा, और इतनी आसानी से, इतनी सरलता से फिनॉल के जलीय विलयन में प्रोटॉन उपलब्ध नहीं हो पाएगा जितनी सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल के जलीय विलयन में ये प्रोटॉन उपलब्ध हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयन फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। तो अब तक हमने यहां पर यह समझा कि एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त यौगिकों से कम अम्लीय होते हैं तथा फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त यौगिकों से कम अम्लीय होते हैं। अब हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त यौगिक जिनसे कि एक एल्काइल पार्ट जुड़ा हुआ है उस पर यदि कोई परमाणु या समूह लगा हुआ है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त यौगिकों की अम्लता को कैसे प्रभावित करेगा। इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ COOH। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और इस टॉपिक को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। ऐसा हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों के एल्काइल पार्ट पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो वह प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, और ऐसा हो सकता है कि कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों के एल्काइल पार्ट पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो वह माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पर शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि वह परमाणु या समूह जो कि अपने इलेक्ट्रॉन कार्बोक्सिलिक युक्त कार्बन को दान में दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ का मतलब होता है ले लेना। तो जो परमाणु या समूह कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहते हैं। ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। यदि प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह युक्त यौगिकों के एल्काइल पार्ट पर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे होते हैं तो वह एसिडिटी को घटा देते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो वह अम्लता को बढ़ा देते हैं, उनमें वृद्धि कर देते हैं। अब कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इसको हम आगे को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अर्थात इलेक्ट्रॉन को दान में देने वाले समूह, ये वह होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बोक्सिल समूह के कार्बन को या फिर कार्बोक्सिल समूह के कार्बन से अटैच एल्काइल समूह को दान में दे देते हैं। इस प्रकार से कार्बोक्सिल समूह के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाने के कारण यदि इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक यौगिक की एसिडिटी घट जाती है, जैसे कि आप सामने एक सीरीज लिखी हुई देख सकते हैं। मिथाइल से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट इथाइल का होता है, इथाइल से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट एन प्रोपाइल का होता है, और एन प्रोपाइल से ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आइसोप्रोपाइल का होता है। जैसे मैंने यहाँ पर दो कंपाउंड लिखे HCOOH और CH3COOH। अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स की एसिडिटी की तुलना करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो फॉर्मिक एसिड है ये अधिक अम्लीय होगा और जो एसिटिक एसिड है वह कम अम्लीय होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड में कार्बोक्सिल समूह के कार्बन पर प्लस आई इफेक्ट अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रदर्शित करने वाला समूह लगा हुआ है, जो कि कार्बन की जो कार्बोक्सिल समूह का कार्बन है उसके कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज कर जाने के कारण एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेनिंग का प्रभाव कार्बोक्सिल समूह युक्त कार्बन पर देख सकते हैं। यदि मैं इन तीन HCOOH, CH3COOH,
C2H5 COOH और C3H7 COOH एसिडिटी की तुलना करूं, इस तरीके का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। वो पूछ सकता है कि इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। तो सबसे अधिक अम्लीय HCOOH होगा और सबसे कम अम्लीय CH3 और सबसे कम अम्लीय C3H7 COOH होगा। यदि हम इनको अम्लता के घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो इस प्रकार से हम इसको व्यवस्थित कर सकते हैं कि सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, उसके बाद जो कम अम्लीय होगा वो एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड, फिर ब्यूटेनोइक एसिड सबसे कम अम्लीय होगा। तो हमने यहाँ पर ये सीखा, ये जाना कि यदि कार्बोक्सिलिक समूह के एल्काइल पोर्शन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे होते हैं तो वह कार्बोक्सिलिक समूह की अम्लता में कमी कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन एल्काइल के कार्बन को या फिर कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को डोनेट कर देते हैं और इससे कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है और हाइड्रोजन इतनी सरलता से, ये जो हाइड्रोजन है जिसको हम प्रोटॉन बोल देते हैं, सरलता से बाहर नहीं निकल पाता और एसिडिटी में कमी आ जाती है। तो आइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करते हैं। जब ये कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों के एल्काइल पोर्शन पर लगे होते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं। सामने आप इनकी घटती क्रम -I इफेक्ट का घटता क्रम देख रहे होंगे। इसको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस है। F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, Cl की उससे कम, Br की उससे कम और I की उससे कम। और जब ये कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों के एल्काइल पोर्शन पर लगे होते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सिंपली मैं बोल सकता हूं कि CH3COOH और ClCH2COOH में से जो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड होगा वो अधिक अम्लीय होगा क्योंकि इसके एल्काइल पोर्शन पर -I इफेक्ट प्रदर्शित करने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा है। ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है जिससे कि कार्बोक्सिलिक समूह के प्रोटॉन को बाहर निकलने में आसानी होती है और ये एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। यदि Cl के स्थान पर F लग रहा होता तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों में ये वाला जो है वो अधिक अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करेगा क्योंकि F की -I इफेक्ट ज्यादा होता है। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि कार्बोक्सिलिक समूह कंटेनिंग कार्बन के एल्काइल पार्ट पर लगे होते हैं तो वो -I इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। वह कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ का मतलब होता है ले लेना, जिससे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है और ये जो प्रोटॉन है ये इजीली बाहर निकल जाता है और एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। आइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो एस्पेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन। जितने अधिक हैलोजन लग रहे होंगे वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि Cl3CCOOH की अम्लता अधिक होगी किससे? Cl2CHCOOH से। और इसकी अम्लता अधिक होगी किससे? ClCH2COOH से। जितने नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप अटैच होंगे वह उतनी ही अधिक एसिडिटी को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर 3 हैलोजन ग्रुप अटैच है, यहाँ पर 2 हैलोजन ग्रुप अटैच है, यहाँ पर 1 हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो ये ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की अम्लता अधिक होगी, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड की अम्लता उससे कम और मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड की अम्लता उससे कम होगी। और सबसे कम जो अम्लता होगी वह CH3COOH की होगी। तो इस एस्पेक्ट में हमने ये समझा कि नंबर ऑफ हैलोजेंस कार्बोक्सिलिक समूह के
अम्लता को बढ़ा देते हैं। आइए सेकंड एस्पेक्ट की बात करते हैं। सेकंड एस्पेक्ट के रूप में हमने इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हैलोजन लिया है। यदि COOH से हैलोजन जितनी अधिक दूरी पर लग रहा होगा वह उतना ही कम अपना प्रभाव COOH के हाइड्रोजन को दिखाएगा और एसिडिटी को उतना ही कम प्रभावित करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रखा है, CH3CH2 CHCl COOH, CH3CH2 COOH। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हैलोजन है वो COOH के कार्बन से दूसरी पोजीशन पर लग रहा है और यहाँ पर जो हैलोजन है वो COOH के कार्बन से तीसरी पोजीशन पर लग रहा है। चूंकि यहाँ पर हैलोजन की स्थिति COOH से दूर है तो ये इसकी एसिडिटी पर अर्थात COOH की एसिडिटी को ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा। और यहाँ पर जो Cl है वह COOH समूह के पास में है तो इसकी एसिडिटी, इस वाले यौगिक की एसिडिटी अधिक होगी। इसी क्रम में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सेकंड एस्पेक्ट आप समझ गए होंगे। सेकंड एस्पेक्ट हमको ये बताता है कि यदि हैलोजन की पोजीशन COOH के कार्बन से जितनी अधिक दूरी होगी वह उतना ही कम COOH की एसिडिटी को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त यौगिकों की एसिडिटी को समझा। अब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक समूह युक्त रखने वाले यौगिकों की एसिडिटी को एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा और शब्दों पर विशेष रूप से समझिएगा। अब तक हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त अम्लों की एसिडिटी की तुलना की है। सबसे पहले हमने इनकी तुलना अल्कोहल से की और ये जाना कि कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। फिर हमने इनकी तुलना फिनॉल से की और जाना कि कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक फिनॉल से भी अधिक अम्लीय होते हैं। और फिर हमने इनके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को कंपेयर किया और वहां पर हमने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं उनको हम प्लस आई इफेक्ट रखने वाले परमाणु या समूह कहते हैं। और इस प्रकार के परमाणु या समूह जो कि प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखते हैं, नेचर रखते हैं और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों पे लगे होते हैं, वह कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों की एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। और साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स अर्थात माइनस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले जो परमाणु या परमाणु समूह होते हैं वह एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिकों के अम्लता को बढ़ा देते हैं। अब एक नए एक्सपेक्ट की ओर हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिकों की बात की थी, अब हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिकों की बात करेंगे और उनमें हम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगा करके उनको हम कंपेयर करेंगे। अब तक जो हमने सीखा है यानी कि प्लस आई इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है और माइनस आई इफेक्ट का क्या प्रभाव होता है, वह प्रभाव एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिकों पर भी अप्लाई होता है। लेकिन एक डिफरेंस है, एक अंतर है कि आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों के भिन्न भिन्न पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑर्थो पे लगाएं, हो सकता है आप मेटा पोजीशन पे लगाएं, हो सकता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट आप पैरा पोजीशन पे लगाएं। तब कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक हैं उनकी एसिडिटी पर क्या प्रभाव होगा, ये इस टॉपिक का उद्देश्य है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो सिमिलरिटी है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों की और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों की, कि जो प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स होते हैं और जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होते हैं वह सेम इफेक्ट कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों पर प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वह एरोमेटिक हो। जैसे कि प्लस आई इफेक्ट रखने वाले जो ग्रुप होते हैं जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं, वह कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों की एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये बात एलिफेटिक पर भी लागू होगी और ये बात एरोमेटिक पर भी लागू होगी। इसी प्रकार से माइनस आई इफेक्ट
प्रदर्शित करने वाले जो ग्रुप्स हैं जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बोलते हैं, वह कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों की एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये बात एलिफेटिक पर भी लागू होगी और एरोमेटिक पर भी लागू होगी। केवल सिर्फ अंतर इतना है कि ये कौन सी पोजीशन पे लग रहे हैं, ऑर्थो पोजीशन पे लग रहे हैं या मेटा पोजीशन पे लग रहे हैं या फिर पैरा पोजीशन पे लग रहे हैं। तो भिन्न भिन्न पोजीशंस पर इनका जो इफेक्ट होता है वह भिन्न भिन्न होता है। इसको ही यहाँ पर हमको समझना है और यही हमें यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर मैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त कंपाउंड्स की एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए 3 पॉइंट्स लिखूंगा, ए, बी और सी। आप इनको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखिएगा और फिर इनका मनन करिएगा और मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा और फिर अपने नॉलेज को जज कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अर्थात प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग कंपाउंड्स अर्थात बेंजोइक एसिड पर लग रहे होते हैं तो वह उसकी एसिडिटी को घटा देते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अर्थात माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों पे लग रहे होते हैं तो वह उनकी एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। इसको आप नीचे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने बेंजोइक एसिड जो कि एक एसिडिक कंपाउंड है उसकी पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है और उससे कम माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला जो है वो Cl है। तो चूंकि NO2 की जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो अधिक होता है और Cl का माइनस आई इफेक्ट कम होता है, तो NO2 सब्स्टिट्यूएंट यदि बेंजोइक एसिड के पैरा पोजीशन पे लगे हुए हैं तो वह बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। चूंकि Cl का माइनस आई इफेक्ट कम होता है तो वो थोड़ा सा कम इंक्रीज कर रहा है और ये जो CH3 है या OCH3 है या OH है ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और जब ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों की पैरा पोजीशन में लगे होते हैं तो उनकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। तो चूंकि CH3 का प्लस आई इफेक्ट अधिक होता है तो ये थोड़ा सा कम एसिडिटी को डिक्रीज करता है और OCH3 का थोड़ा ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट तो ये ज्यादा डिक्रीज कर देता है। यानी कि ये जो हमारा कंपाउंड है इसकी एसिडिटी कम होगी और ये इस वाले की और अधिक कम होगी, अर्थात जो इसका घटता क्रम है वो आप सामने देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स को पैरा पोजीशन पे लगा करके एसिडिटी के घटते प्रभाव को समझाया है और मैंने ये बताने की कोशिश की है कि यदि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों के पैरा पोजीशन पर प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाले कंपाउंड्स या ग्रुप लग रहे होते हैं तो वह उनकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं और माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स यदि पैरा पोजीशन में लग रहे होते हैं तो उनकी एसिडिटी को अर्थात बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को वह इंक्रीज कर देते हैं। वो बात दूसरी है कि जो माइनस आई इफेक्ट NO2 का ज्यादा होता है और Cl का उससे कम होता है, तो यदि NO2 सब्स्टिट्यूएंट पैरा पोजीशन पे लग रहा होगा तो ये बेंजोइक एसिड की एसिडिटी को ज्यादा इंक्रीज करेगा और Cl का माइनस आई इफेक्ट चूंकि कम है तो ये इसकी तुलना में कम एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये घटती हुई क्रम में मैंने यहाँ पर एसिडिटी दिखाई और प्रदर्शित की है। इसको आप इसी प्रकार से कॉपी में लिखिएगा और आगे जब हम बी और सी पॉइंट डिस्कस करेंगे तो और जाकर के इसको आपको क्लियर हो सकेगा। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लिए हैं और उनकी एक डिक्रीजिंग एसिडिटी की सीरीज मैंने यहाँ पर बनाई है। अब हम केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट लेंगे और उसको डिफरेंट पोजीशन पे लगा करके कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों की एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यौगिकों की एसिडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है और पैरा पोजीशन कौन सी होती है। इसको मैंने यहाँ पे बराबर में एक विंडो में शो किया है। यदि बेंजीन की 1-2 पोजीशन पर दो
ग्रुप या एटम लगे होते हैं 1-2 पोजीशन तो वह ऑर्थो होती है, और 1-3 पोजीशन पर यदि 2 ग्रुप या एटम लगे होते हैं तो वो मेटा होती है, और 1-4 पोजीशन को हम पैरा कहते हैं। इनको हम स्मॉल लेटर्स ओ, एम और पी से प्रदर्शित करते हैं। तो अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसको आप जो बी पॉइंट है वो इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखिएगा। इसको हमने ऑर्थोफैक्ट नाम दिया है। ऑर्थोफैक्ट के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यदि ऑर्थो पोजीशन पर लगे होते हैं तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों की एसिडिटी सामान्य एरोमेटिक यौगिकों से अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि कोई सा भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यदि ऑर्थो पोजीशन में लगा होगा तो वो है सामान्य ग्रुप से, सामान्य यौगिक से एसिडिटी को इंक्रीज ही कर देगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको इस प्रकार से यहाँ पर समझने का प्रयास किया है कि ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी एसिडिटी इसके संगत कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक से अधिक होगी, या एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों से इसकी ऑर्थो पोजीशन पर लगने वाले की एसिडिटी अधिक होगी। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को शो किया है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर मैंने पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर लगा रखा है, और इसकी जो एसिडिटी होगी वो इसके संगत कार्बोक्सिलिक से अधिक होगी। तो इसको ऑर्थोफैक्ट कहते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कोई से भी ग्रुप हो, यदि वे ऑर्थो पोजीशन पर लग रहे होंगे तो उनके संगत जो कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त एरोमेटिक यौगिक होगा उनकी एसिडिटी सदैव अधिक होगी। उनकी का मतलब ऑर्थो पोजीशन पर लगने वालों की एसिडिटी सदैव अधिक होगी। तो मैं समझता हूँ इसको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई कठिनाई हो रही हो तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और इसको फिर से समझिएगा और शब्दों पर ध्यान देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को मैंने मेटा इफेक्ट नाम दिया है। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की एसिडिटी को घटा देता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक की एसिडिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ClBrI ये ग्रुप होते हैं। यदि मैं इन दोनों की तुलना करूं, यहां पर मैंने मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा है तो एसिडिटी एरोमेटिक की संगत एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक की ज्यादा होगी, और मेटा पोजीशन पर लगने वाले प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक की कम होगी। और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने यहाँ पर लगा दिया Cl, तो इसकी एसिडिटी संगत एरोमेटिक से अधिक होगी। इसकी एरोमेटिक इसकी एसिडिटी अधिक होगी। ये इसको हम मेटा इफेक्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, पैरा इफेक्ट। पैरा पोजीशन पर यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो वह एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की एसिडिटी को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्लस आई इफेक्ट के रूप में CH3 को ले लिया और बेंजोइक एसिड और इसके संगत पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा दिया। तो एरोमेटिक की पैरा पोजीशन पर यदि प्लस आई इफेक्ट प्रदर्शित करने वाला समूह लगा होगा तो उसकी एसिडिटी कम होगी। ऐसा ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले के साथ भी होगा। कहने का मतलब यह है
कि पैरा पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, उनकी एसिडिटी संगत एरोमेटिक कार्बोक्सिल युक्त यौगिकों से कम ही होगी। तो जो नेसेसरी चीजें थी, ऑर्थो इफेक्ट, पैरा इफेक्ट, मेटा इफेक्ट, वो हमने पढ़ लिया। अब हम इन तीनों को मिक्स करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। बेंजोइक एसिड, ऑर्थोक्लोरोबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड और पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड को एसिडिटी के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप जानते हैं कि जो ऑर्थो डेरिवेटिव होते हैं उनकी एसिडिटी अधिक होती है। तो ये यहाँ पर ये ऑर्थो डेरिवेटिव है, इसकी एसिडिटी अधिक होगी, चाहे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला हो। और पैरा वाले की सबसे कम होती है। तो पैरा वाला ये रहा, इसकी सबसे कम होगी। अब रह गए बेंजोइक एसिड और मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, इनको व्यवस्थित करना है। हम जानते हैं कि जो Cl है वह -I इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप शो करता है। और इस प्रकार के यदि ग्रुप लगे होते हैं तो मेटा पोजीशन की जो एसिडिटी होती है वह अधिक होती है। तो इस प्रकार से इनका क्रम यहाँ पर आ जाएगा। मेटा वाले को लगा दीजिए, उसके बाद समान बेंजोइक एसिड को लगा दीजिए। इस प्रकार से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन आप सामने लिखा हुआ देख सकते हैं। बेंजोइक एसिड, ऑर्थोटोल्यूरिक एसिड और मेटाटोल्यूरिक एसिड और पैराटोल्यूरिक एसिड में से इनको एसिडिटी के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे अधिक जो अम्लीय होगा वो ऑर्थो डेरिवेटिव सबसे अधिक अम्लीय होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और सबसे कम जो अम्लीय होगा वह है पैरा डेरिवेटिव, सबसे कम अम्लीय होगा। अब रह गए बेंजोइक एसिड और उसका मेटा डेरिवेटिव। तो हम जानते हैं कि जो CH3 होता है वह +I इफेक्ट शो करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे होते हैं तो मेटा पोजीशन की एसिडिटी कम होती है। तो इनका जो घटता क्रम होगा वह ये होगा, मेटा वाले की एसिडिटी समान एरोमेटिक से कम होगी। तो इनकी एसिडिटी का घटता क्रम इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट के द्वारा हमने एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिकों के सब्स्टिट्यूएंट की एसिडिटी के घटते और बढ़ते क्रम को एक्सप्लेन किया। इसके लिए हमने 3 इफेक्ट समझे। ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, मेटा इफेक्ट क्या होता है और पैरा इफेक्ट क्या होता है। आप भिन्न भिन्न सब्स्टिट्यूएंट पर इनको लगा करके अपने आंसर को जज कर सकते हैं, अपने आंसर की तुलना कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई कठिनाई या परेशानी है तो आप वीडियो को पीछे रिवाइज कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा और फिर से शब्दों पर ध्यान देते हुए वीडियो को देखिएगा। यदि फिर भी कुछ कठिनाई रह जाती है तो आप PDF फाइल्स मंगवा सकते हैं, उनसे इनको कंपेयर कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कंटेनिंग कंपाउंड्स की एसिडिटी को हमने भिन्न तरीके से एक्सप्लेन किया। अब हम इनकी सामान्य रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, जो ज़्यादा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपको इनको लिखना ही है। जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने यहाँ पर आपको काफ़ी डिटेल से समझाने का प्रयास किया। आप उनके नोट्स बना रहे होंगे, अपने बुक से टैली कर रहे होंगे या आप अपने PDF फाइल्स से उनको टैली करके अपने शब्दों में उनको लिख रहे होंगे। उन पर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट का निशान भी लगाते हुए चल रहे होंगे। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पॉइंट है, अर्थात रिएक्शन इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के टूटने से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके अंतर्गत जो जनरल रिएक्शंस होंगी उनकी स्टडी करेंगे। देखिएगा इस क्रम में जो पहली रिएक्शन है वह है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल क्या होते हैं? फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम एक्टिव मेटल कहते हैं। इसके अंतर्गत
क्षारीय समूह के तत्व तथा क्षारीय मृदा धातु समूह के तत्व आते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक्टिव मेटल्स हैं। इसी प्रकार से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी एक्टिव मेटल की श्रेणी में आते हैं। जब हमने अपना अल्कोहल वाला टॉपिक पढ़ा था तो वहां पर भी इस रिएक्शन को समझा था। जिस प्रकार से अल्कोहल एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, उसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सामने आप इक्वेशन देख सकते हैं, 2RCOOH + 2Na = 2RCOONA + H2। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम का डेरिवेटिव अर्थात सोडियम लवण हमको प्राप्त होगा 2RCOONA। इसको हम सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इस क्रम में हम इसको CH3COOH + 2Na = 2CH3COONA सोडियम एसीटेट बन गया और यहाँ पर इसने हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दी। तो सिमिलर रिएक्शन है अल्कोहल से। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक एक्टिव मेटल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। देखिए इस कैटेगरी की जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन के द्वारा हम अल्कोहल, फिनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। क्योंकि कार्बोनेट Na2CO3 और बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये प्रबल क्षार होते हैं। तो प्रबल क्षार होने के कारण ये प्रबल अम्लों से ही अभिक्रिया करते हैं, दुर्बल अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो जब हमने अल्कोहल और फिनॉल पढ़े थे वहां पर हमने ये जाना था कि अल्कोहल और फिनॉल दुर्बल अम्ल होते हैं। तो अल्कोहल और फिनॉल दुर्बल अम्ल होते हैं, इसलिए वह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक प्रबल अम्ल होते हैं, वह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके सोडियम डेरिवेटिव बनाते हैं और CO2 गैस बाहर निकाल देते हैं। बोर्ड पर आप इस प्रकार की रिएक्शन लिखी हुई देख सकते हैं। इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन के द्वारा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों का अंतर अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों का अंतर फिनॉल से कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अल्कोहल और फिनॉल ये दुर्बल अम्ल होते हैं, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर जाते हैं। देखिए सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत कुछ सिमिलरिटी इसकी सेकंड रिएक्शन से है। जैसे कि हमने सेकंड रिएक्शन में पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर जाते हैं क्योंकि ये प्रबल अम्ल होते हैं। यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक एल्कलीस अर्थात प्रबल क्षारों से क्रिया कर जाते हैं। सामने NaOH, NH4OH ये प्रबल क्षार लिखे हुए हैं। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिकों से अभिक्रिया कर जाते हैं। सिंपल उदासीनीकरण अभिक्रिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एक अम्ल की एक क्षार से अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो RCOOH ये तो अम्ल है और NaOH ये क्षार है। दोनों की अभिक्रिया होती है तो लवण के रूप में RCOONA और जल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम दूसरी रिएक्शन के बारे में भी कह सकते हैं। RCOOH ये अम्ल है और NH4OH क्षार है। ये अभिक्रिया करके लवण बनाता है RCOONH4 + H2O। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अब तक जो हम रिएक्शंस पढ़ रहे थे उसमें हमने O और H के बीच का बॉन्ड टूटा था। जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है तो प्रोटॉन बाहर निकलते हैं और इन अभिक्रियाओं को अम्लीय अभिक्रियाएं या एसिडिक रिएक्शंस कहते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी की रिएक्शंस की ओर बढ़ रहे हैं। सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन में C और OH के बीच बनने वाला बॉन्ड टूटेगा। तो जब C और OH के बीच बनने वाला बॉन्ड टूटता है तो कार्बोक्सिलिक समूह के डेरिवेटिव या व्युत्पन्न बनते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए सामने बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर COOH के OH को हटा करके भिन्न भिन्न ग्रुप्स लगाए हैं और अलग अलग COOH के डेरिवेटिव बनाए हैं। यहाँ पर हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव बनाए हैं। जैसे कि पहली कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि OH ग्रुप हटा करके हमने X लगा दिया है। X ये है हेलोजन हो सकता है और इस प्रकार से हमको RCOX अर्थात एसिड का हैलाइड प्राप्त होता है। X की वैल्यू या तो Cl हो सकती है या Br या फिर I हो सकती है। तो मोनो डेरिवेटिव जो पहली कैटेगरी के हैं वो है एसिड के हैलाइड। दूसरी कैटेगरी के जो एसिड के डेरिवेटिव हैं हमने यहाँ पे OH हटा करके NH2 लगा दिया है और इस प्रकार से RCONH2 सूत्र के यौगिक हमको प्राप्त होंगे। ये कहलाएंगे एसिड के
एमाइड, इसी प्रकार से OH ग्रुप हटा करके हमने OR डैश ग्रुप लगा दिया है और हमको मिलेगा RCOO डैश, इसको हम एस्टर बोलेंगे। और चौथी कैटेगरी में है कि OH ग्रुप हटा करके हमने OCOR ग्रुप लगा दिया है और इस प्रकार से हमको RCO का होल ट्वाइस O अर्थात एसिड के एनहाइड्राइड प्राप्त होंगे। आपको सिंपली इतना याद रखना है कि एसिड हैलाइड क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि RCOX सूत्र के यौगिक एसिड के हैलाइड होते हैं। इस प्रकार से एसिड एमाइड RCONH2 सूत्र के यौगिक होते हैं, एस्टर RCOOR सूत्र के यौगिक होते हैं और एसिड के एनहाइड्राइड RCO के होल ट्वाइस O सूत्र के यौगिक होते हैं। अब ये किस प्रकार से बन सकते हैं, इनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, एसिड के हैलाइड या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के हैलाइड बनाने के लिए हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया PCl5 या PCl3 से करा देते हैं। यदि आप PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के एक ही अणु की आवश्यकता होती है और इस प्रकार से हमको RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl प्राप्त होता है। और यदि आप PCl3 का यूज करते हैं तो हमको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के 3 अणुओं की आवश्यकता होती है और जो हमें उत्पाद के रूप में मिलेगा वह है 3CrOCl प्लस H3PO3। और ये सिंपल सी रिएक्शन है, जब भी आपको OH ग्रुप हटाना होता है या हैलोजन ग्रुप लाना होता है तो आप PCl5 से या PCl3 से रिएक्शन कराते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, उस रिएक्शन को एज इट इज अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, आगे जाकर के फिर हम इनकी स्टडी और डिटेल में करेंगे। एसिड एमाइड बनाने के लिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के यौगिकों की हम अभिक्रिया अमोनिया से करा देते हैं और इस प्रकार से हमको RCONH2 एसिड का एमाइड प्राप्त हो जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है, आगे है इसकी और स्टडी करनी है, अभी आप इसको इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि एसिड एमाइड RCONH2 सूत्र के यौगिकों को कहते हैं। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। ये रिएक्शन हम अनेक बार पढ़ चुके हैं, जब हमने एल्कोहल की स्टडी की थी तब भी ये रिएक्शन पढ़ी थी और यहाँ पर जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं तब भी ये रिएक्शन फिर से रिपीट हो रही है। तो सामने आप देख सकते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रियाओं की अभिक्रिया एल्कोहल से करा देते हैं तो हमको एस्टर अर्थात RCOOR सूत्र के यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। ये रिएक्शन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अग्र दिशा में यह अभिक्रिया तेजी से हो, इसलिए हम यहाँ पर एक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वह HCl हो चाहे H2SO4 हो। थोड़ी सी मात्रा यहाँ पर हमको अम्ल की डालनी होती है तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तेजी से हो जाती है। देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी की रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड और ये रिएक्शन भी आप अनेक बार पढ़ चुके हैं। जब हम एसिटिक एसिड के सोडियम डेरिवेटिव और एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको एसिड के एनहाइड्राइड प्राप्त हो जाते हैं। सामने आप रिएक्शन देख सकते हैं। एक तरीका और भी है एसिड के एनहाइड्राइड प्राप्त करने का, P2O5 से अभिक्रिया करा करके हम एसिड के एनहाइड्राइड प्राप्त कर सकते हैं। जो काम सांद्र H2SO4 करता है अर्थात निर्जलीकरण का, वही काम P2O5 भी करता है। और जो लास्ट में रिएक्शन आप देख रहे हैं जिसमें कि हमने एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले रखे हैं और P2O5 की उपस्थिति में हम इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर P2O5 निर्जलीकारक की भांति कार्य करता है और हमको एसिड का एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। देखिए, सामने ग्रीन बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। अब तक हम सेकंड कैटेगरी की रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिसमें कि COOH का जो OH ग्रुप था वो रिप्लेस हो जाता था और हमको COOH ग्रुप के डेरिवेटिव्स अर्थात व्युत्पन्न प्राप्त होते थे। अब हम तीसरी कैटेगरी की ओर बढ़ेंगे जिसमें कि संपूर्ण COOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसके अंतर्गत जो मुख्य रिएक्शंस हैं, मेन रिएक्शंस हैं, वो आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देखेंगे और इनको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखिएगा। इनमें से कुछ रिएक्शंस जो हैं वो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ अल्कोहल में पढ़ चुके होंगे, कुछ एल्डिहाइड में पढ़ चुके होंगे। तो सभी रिएक्शंस पीछे वाली ही रिपीट होंगी, बस आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना है और जो है बार बार इनकी स्टडी हमको नहीं करनी है। एक बार लिख करके हम इसका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस कैटेगरी की जो फर्स्ट रिएक्शन है वह है अपचयन और अपचयन हम भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। जब हम रेड फास्फोरस और हाइड्रोआयोडिक एसिड के द्वारा अपचयन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के यौगिक एल्केन में चेंज हो जाते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, अनेक बार आप इसको पढ़ चुके हैं। और जब हम LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं। आप इन रिएक्शंस को अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है विकार्बोक्सिलीकरण और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है
लगभग हम इसको 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब हम जानते हैं, वी का मतलब होता है हटना, कार्बोक्सिली का मतलब होता है CO2 के रूप में कार्बन का हट जाना। यहाँ पर सोडा लाइम की रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के सोडियम लवण की रिएक्शन कराते हैं तो हमको एल्केन प्राप्त होते हैं। सोडा NaOH को कहते हैं। इसकी टेंडेंसी जो है हवा से नमी सोख करके द्रव अवस्था में चेंज होने की होती है, और जैसे ये हवा से नमी सोख करके द्रव अवस्था में चेंज होता है ये रिएक्शन रुक जाती है। ऐसा ना हो NaOH को हवा में उपस्थित नमी ना मिले, इसलिए हम यहाँ पर लाइम का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम चूना कहते हैं। ये हवा में उपस्थित नमी को अवशोषित कर लेता है और NaOH को शुष्क बना रहने देता है, और इस प्रकार से विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है और हमको एल्केन प्राप्त होता है। इस तरीके से हम मेथेन बना सकते हैं, एथेन बना सकते हैं, और सभी प्रकार के एल्केन हम यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। 11th क्लास में भी हमने इसको बहुत पढ़ा है, 9th 10th क्लास में भी हमने इस रिएक्शन को बहुत अधिक स्टडी की है। सिंपल सी और एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जब भी कार्बन परमाणुओं की संख्या घटानी होती है तो हम विकार्बोक्सिलीकरण करते हैं, वहां पर भी ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन के रूप में काम आती है। तो कन्वर्जन में भी ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन के रूप में काम आती है। ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बन परमाणुओं की संख्या घटानी होती है तो हम विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन का उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट विकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन है कॉलवे के विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है। 11th क्लास से हम इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, और इस अभिक्रिया के द्वारा एल्केन बनते हैं। पहले हम इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि जब सोडियम डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिल लवण या पोटेशियम लवण का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर CO2 गैस उत्पन्न होती है तथा एल्केन बनती है, तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर एक जो बात ध्यान देने की है कि सभी प्रकार की एल्केन इससे बन सकती है, केवल मेथेन इससे नहीं बनती है, क्योंकि मेथेन में एक कार्बन होता है और इससे जो है वो सम कार्बन संख्या वाले एल्केन प्राप्त होते हैं, जैसे कि एथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, इस प्रकार के हमको एल्केन मिलते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि ये पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि जब कॉलवे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कराते हैं तो एनोड पर और कैथोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने यहाँ पर स्पष्ट की, और एक बार मैं इसकी लैंग्वेज आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर CO2 गैस उत्पन्न होती है तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जबकि हमको इसमें एल्केन प्राप्त होता है। आइए इसकी रिएक्शन की स्टडी करते हैं। देखिए सामने आप रिएक्शन लिखी हुई देख सकते हैं, 2RCOONA + 2H2O = RR + 2CO2 ऐसा एनोड पर होगा, + 2NaOH + H2 ऐसा कैथोड पर होगा। इसकी एक रिएक्शन मैकेनिज्म भी है। अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म समझनी है तो आप हमारे PDF फाइल का यूज कर सकते हैं, और यदि आपको PDF फाइल चाहिए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर WhatsApp ग्रुप पर मंगवा सकते हैं। वैसे आपको 11th की बुक में भी इसका रिएक्शन मैकेनिज्म मिल जाएगी। और हमको केवल यहाँ पे इतनी बात समझनी है कि कॉलवे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण होता है। विकार्बोक्सिलीकरण का अर्थ होता है कार्बन का CO2 के रूप में बाहर निकल जाना। देखिए एक प्रकार का विकार्बोक्सिलीकरण आप और देख रहे होंगे, जिसमें कि ब्रोमीन की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण का हम विकार्बोक्सिलीकरण कर देते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है। और विकार्बोक्सिलीकरण क्यों कहते हैं इसको, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कार्बन जो है वो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा और हमको यहाँ पर एल्काइल हैलाइड प्राप्त होते हैं। देखिए एक प्रकार का और विकार्बोक्सिलीकरण आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। इसमें हमने कैल्शियम लवण लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण लिया है और इसको हमने गर्म कर दिया है। इस रिएक्शन को आपने फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रिपरेशन में भी पढ़ा था, और जब हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कर देते हैं तो हमको फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर हमको एसीटोन मिलता है। ये रिएक्शन आप एसीटोन की प्रयोगशाला समीकरण के रूप में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये वाला पोर्शन यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट पोर्शन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पर हमने एल्काइल समूह की अभिक्रियाएं ली हैं। आप जानते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक होते हैं उनमें फॉर्मिक अम्ल को छोड़ करके
से सभी यौगिकों में ये R अर्थात एल्काइल ग्रुप पाया जाता है। और एल्काइल ग्रुप की जो रिएक्शंस है उसमें केवल एक ही रिएक्शन की हम स्टडी करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HVZ रिएक्शन बोलते हैं। और ये 3 वैज्ञानिकों के नाम पर इसका नाम रखा गया है, हेल्स, बॉलहार्ट्स, जेलेंस्की। ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस रिएक्शन को दिया, इसलिए इसको हेल बॉलहार्ट्स जेलेंस्की अभिक्रिया या HVZ रिएक्शन कहते हैं। पर्टिकुलर लैंग्वेज की रिएक्शन है, ज्यादा कुछ इसमें समझने का नहीं है। ये अभिक्रिया फॉर्मिकम नहीं देता, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, क्योंकि फॉर्मिकम में एल्काइल पोर्शन नहीं होता है। यदि हम इस अभिक्रिया की बात करें तो एल्काइल समूह युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त यौगिक लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन अर्थात Cl2 तथा Br2 से अभिक्रिया करके अल्फा हैलोजन युक्त कार्बोक्सिलिक युक्त यौगिक देते हैं। सिंपल सी रिएक्शन है, RCH2COOH प्लस Cl2 लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। अल्फा पोजीशन आप जानते हैं, जो क्रियात्मक समूह से जो कार्बन अटैच होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो उसी ही कार्बन पर अर्थात अल्फा कार्बन पर हैलोजन जाकर के अटैच हो जाएगा और हमको अल्फा हैलोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल के यौगिक प्राप्त होंगे। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन है, इसको इसी प्रकार से अपनी कॉपी में लिखिएगा, ज्यादा कुछ समझने का इसमें है नहीं। इस पोर्शन में अर्थात 4th पोर्शन में अर्थात एल्काइल समूह की अभिक्रिया में केवल एक ही रिएक्शन है। आइए नेक्स्ट पोर्शन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हमने एराइल समूह की अभिक्रियाएं ली हैं, ये हमारा लास्ट पोर्शन है। एराइल समूह अर्थात बेंजीन न्यूक्लियस रखने वाले कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक इस प्रकार की अभिक्रियाएं देंगे। और आप जानते हैं कि जिनमें बेंजीन न्यूक्लियस पाया जाता है वह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में SE टाइप रिएक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हम बेंजोइक एसिड लेंगे और बेंजोइक एसिड की जो फर्स्ट रिएक्शन है जो कि उसके बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होगी वह है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण में हम बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया एक हैलोजन से करा देंगे, Cl2 ले लीजिए, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। क्योंकि जो COOH ग्रुप है वह मेटा डेरिवेटिव है, तो Cl ग्रुप मेटा पोजीशन पर लग जाएगा। इसी प्रकार से नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में हम बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया HNO3 से करा देंगे। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होगी और आने वाला जो नया ग्रुप है NO2 वह मेटा पोजीशन पर लग जाएगा। इसी प्रकार से जो थर्ड रिएक्शन है वो है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया हम तनु H2SO4 से करा देंगे। कंडीशन है यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होती है। आने वाला नया समूह SO3H वो मेटा पोजीशन पर लग जाएगा। और फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसके अंतर्गत दो रिएक्शन आती हैं, एक है एल्कलीकरण जिसमें हम बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड के रूप में मिथाइल क्लोराइड से करा देंगे। कंडीशन है एनहाइड्रस AlCl3, आने वाला नया समूह CH3 जो कि मेटा पोजीशन पर जाकर अटैच हो जाएगा HCl। और सेकंड एसिटिलीकरण, एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3, आने वाला जो नया ग्रुप है वो है COCH3।
तो बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन पर COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो फिफ्थ पोर्शन में हमने एराइल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ी। एराइल समूह के रूप में हमने यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिया और बेंजोइक एसिड का जो बेंजीन न्यूक्लियस है वह पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, जिसके अंतर्गत हम 4 रिएक्शन की स्टडी करते हैं: हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इस प्रकार हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर लगभग कंप्लीट होने की ओर है। यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह युक्त यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टडी कर रहे हैं। लगभग सभी रिएक्शंस हमने यहाँ पर पढ़ ली। यदि मैं आपको यहाँ पर फिर से रिवाइज कराऊं तो मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की अभिक्रियाओं को 5 भागों में डिवाइड किया और उनको हमने एक एक करके यहाँ पर स्टडी की। जो हमारा थर्ड पोर्शन था वो मैंने बहुत ही तेज स्पीड में आपको लिखाया, क्योंकि सभी रिएक्शंस हम अनेक बार पढ़ चुके थे। एल्कोहल में पढ़ लिखे थे, एल्डिहाइड में पढ़ चुके थे, एराइल और एल्काइल हैलाइड में उन रिएक्शंस को हमने पढ़ चुके थे। तो सेकंड वीडियो लेक्चर हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। 2 टॉपिक हमें और समझने हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। पहले टॉपिक के रूप में मैंने यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल और एसिडिक अम्ल में अंतर लिया है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई अंतर क्यों और समानताएं क्यों? तो समानताएं तो इसलिए क्योंकि दोनों ही COOH ग्रुप रखते हैं और एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से बिलोंग करते हैं। तो दोनों के गुणों में समानताएं हैं, लेकिन फिर भी दोनों के गुणों में कुछ अंतर है। अगर हम उस अंतर को पहचानने का प्रयास करें तो हमें इन दोनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाने होंगे। आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मिक अम्ल है उसमें एल्काइल पोर्शन CH3 ग्रुप या अन्य C2H5 ग्रुप अनुपस्थित है, उनके स्थान पर हाइड्रोजन लग रहा है। जबकि एसिटिक एसिड में एल्काइल पोर्शन के रूप में यहाँ पर CH3 ग्रुप है। तो जो फॉर्मिक एसिड है वह हाइड्रोजन होने के कारण CHO समूह की अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करता है, जबकि एसिटिक एसिड CHO ग्रुप की अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करता। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि जो फॉर्मिक एसिड है वो है CHO समूह की अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि उसके अंदर एल्काइल पोर्शन अनुपस्थित है। जबकि एसिटिक एसिड या अन्य कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक ऐसा नहीं करते हैं। एसिटिक एसिड के स्थान पर कोई अन्य समूह भी आप, अन्य ग्रुप भी आप, अन्य यौगिक भी आप ले सकते थे, लेकिन वह CHO ग्रुप की अभिक्रिया नहीं देते हैं। और हम जानते हैं कि CHO ग्रुप ऑक्सीकृत हो जाता है। CHO ग्रुप ऑक्सीकृत होने के पश्चात COOH में चेंज हो जाता है। यदि मैं यहाँ पर बात करूं HCOOH और मैं इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण कर दूं तो ये H2CO3 में यानी कार्बोनिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, जो कि सरलता से H2O और CO2 में चेंज हो जाएगा। ये काम एसिटिक एसिड नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास CHO ग्रुप नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मिक अम्ल है वह अपचायक की भांति कार्य करता है, अर्थात उसका सरलता से ऑक्सीकरण हो जाता है। वह फैलिन सॉल्यूशन के द्वारा, टोलन रिएजेंट के द्वारा सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। जबकि एसिटिक एसिड टोलन अभिकर्मक और फैलिन सॉल्यूशन के द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता। तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। फिर से मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फॉर्मिक अम्ल अपचायक की भांति कार्य करता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। जबकि एसिटिक एसिड अपचायक की भांति कार्य नहीं करता, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में CHO ग्रुप पाया जाता है, जबकि एसिटिक एसिड में CHO ग्रुप नहीं पाया जाता। यही कारण है कि जो फॉर्मिक अम्ल है वह ऑक्सीकृत होकर के कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो सरलता से CO2 और H2O में अपघटित हो जाता है। जबकि एसिटिक एसिड ऐसा काम नहीं करता। साथ में जो फॉर्मिक अम्ल है वह टोलन अभिकर्मक और फैलिन सॉल्यूशन के द्वारा भी ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि एसिटिक एसिड ऐसा कार्य नहीं करता। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस है फिनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर।
इसको पहले आप अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लीजिएगा। एक टेस्टिंग हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह युक्त यौगिकों की ली है और दूसरी टेस्टिंग हमने फिनॉल की ली है। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट यदि हम इस डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का यौगिक रंगीन गंधहीन CO2 गैस निकलता है। ये CO2 गैस का निकलना इस बात की पुष्टि करता है कि जिस यौगिक में या जिस पदार्थ में हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला है उसके अंदर COOH ग्रुप उपस्थित है। ये इसका ग्रुप टेस्ट है, इसकी ये समूह परीक्षण है। जबकि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। पीछे हमने डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि फिनॉल दुर्बल अम्ल होते हैं और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वह प्रबल अम्ल होते हैं, तो वह सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कर जाते हैं, जबकि फिनॉल दुर्बल होने के कारण सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। जबकि सेकंड जो हमने यहाँ पे टेस्टिंग ली है वो फिनॉल की ली है। उदासीन FeCl3 जब हम डालते हैं तो फिनॉल बैंगनी कलर देता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल सरलता से अभिक्रिया नहीं करते हैं और अभिक्रिया कर भी जाते हैं तो रंगीन फेरिक एसीटेट का सॉल्यूशन या प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है जो कि हमको फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त यौगिकों में अंतर करना सिखाते हैं। तो इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। काफी डिटेल में हमने इस वीडियो लेक्चर को पढ़ा और हमने केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह युक्त यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं की यहाँ पर स्टडी की। हमने उनको 5 कैटेगरी में बांटा और 1 बाय 1 हमने उनको डिटेल से पढ़ा। पढ़ने से पहले मैंने आपको समझा दिया था कि आप एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, एल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन के कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिएगा, क्योंकि वही सारी रिएक्शन बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आपने देखा होगा कहीं पे तो मैंने बहुत तेजी से इन रिएक्शंस को बोला, क्योंकि ये वही रिएक्शन थी जो कि हम पीछे पढ़ चुके थे और कुछ रिएक्शन को काफी स्लोली और काफी डीपली मैंने यहाँ पर आपको समझाया। और ये भी बताया कि जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखें तो अपने नोट्स स्वयं बनाएं। इसके लिए आप हमारी PDF फाइल की हेल्प ले सकते हैं, अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं। जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो बुक या PDF फाइल को अपने सामने रखिएगा और अपनी लैंग्वेज में, अपने राइटिंग में सुंदर सुंदर नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाते समय उन पर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर लिखिएगा, जैसे कि आपको रिवीजन करने में सरलता हो। यदि आपको PDF फाइल्स चाहिए तो वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर कमेंट करके मंगवा सकते हैं। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के जो महत्वपूर्ण यौगिक हैं और उनके जो महत्वपूर्ण डेरिवेटिव्स हैं, उनके बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोगों के बारे में समझेंगे।